अब देखो वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम बता रहा था, उसमें अनुक्रम की सीमा बताया था, अनुक्रम के प्रकार बताया था। ठीक है, अनुक्रम के प्रकार कल कैसे बताया था, जैसे मान लो कोई लिमिट है, कोई सीक्वेंस है एस एन फ्राम वन टू इन्फिनिटी। अब इस अनुक्रम की सीमा निकाल लें, जैसे इस क्रम यहाँ पे क्या है n/n+1 और ये क्या है n फ्राम 1 टू इन्फिनिटी। तो एस एन की वैल्यू यहाँ आप देखने से पता चल रहा है कि n/n+1 है। इस अनुक्रम की सीमा निकालते थे, कल निकाले थे n टेन टू इन्फिनिटी एस एन, तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी क्या आ गया यहाँ पे n/n+1। अभी अब 11वीं क्लास में लिमिट जो पढ़े थे, तो जब n टेन टू इन्फिनिटी रहता था तो क्या करते थे, अंश से n की सबसे बड़ी पावर को कॉमन लेते थे। तो ऊपर तो n रहेगा, नीचे n से n की सबसे बड़ी कॉमन n है, तो n के अपान में भी n और 1 के अपान में भी n कैंसिल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो लिमिट क्या होगा n टेन टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/1+1/n और n के स्थान पे इन्फिनिटी रख दोगे तो 1+1/इन्फिनिटी, तो 1/1+1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो 1/1 आया, इसको 1 लिख सकते हैं, जो कि परिमित राशि है। ठीक है, तो जब परिमित राशि आता है किसी सीक्वेंस की लिमिट, तब कहते हैं कि वह अनुक्रम क्या है, अभिसारी अनुक्रम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना। अब यदि मान लो यहाँ 1 के स्थान पे कहीं किसी अनुक्रम के लिए किसी अनुक्रम की सीमा निकालते और आंसर आ जाता इन्फिनिटी, क्या आ गया होता इन्फिनिटी, तब कहते हैं कि यह अनुक्रम क्या है, अपसारी अनुक्रम है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। यदि मान लो अनुक्रम की सीमा आ गई +1 भी और -1 भी, तब कहेंगे परिमित है किंतु अद्वितीय नहीं है, तो कहेंगे अनुक्रम क्या है, परिमित दोलायमान है, फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस है। ठीक है, यदि मान लो आ गया ऐसे +-इन्फिनिटी, तब कहते हैं अपरिमित है लेकिन अद्वितीय नहीं है। अपरिमित तो है लेकिन +इन्फिनिटी भी हो सकता है, -इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो इसको क्या कहते थे, अपरिमित दोलायमान अनुक्रम, इनफाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है ना, क्या बोले, यदि 1 आ गया तो ये परिमित संख्या अद्वितीय भी है, 2 मान तो नहीं है, एक ही मान है, तो परिमित और अद्वितीय राशि है, तो क्या होगा सीक्वेंस अभिसारी अनुक्रम, क्या कहलाएगा, अभिसारी। अभिसारी क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब मान लो 1 ना आकर के इन्फिनिटी आया होता तो क्या कहते, अपसारी है, क्योंकि अपरिमित और अद्वितीय राशि है। फिर मान लो परिमित तो है लेकिन अद्वितीय नहीं है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो ये अनुक्रम क्या कहलाएगा, परिमित दोलायमान, फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस है। अब मान लो इन्फिनिटी आ गया, +-इन्फिनिटी आ गया, तो अपरिमित तो है लेकिन अद्वितीय नहीं है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, -इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो क्या कहलाएगा, अपरिमित दोलायमान अनुक्रम कहलाएगा, इनफाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रकार बताए थे, पर 2 एग्जाम्पल भी बताए थे, किसका किसका, अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम के उदाहरण दिए थे। अभी फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस का नहीं बताए थे, परिमित दोलायमान का नहीं बताए थे, अपरिमित दोलायमान का नहीं बताए थे। अब दोनों का एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन लिखो अगला, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम -1 की पावर n फ्राम 1 टू इन्फिनिटी, n फ्राम 1 टू इन्फिनिटी एक परिमित दोलायमान अनुक्रम है, एक परिमित दोलायमान अनुक्रम है, परिमित दोलायमान अनुक्रम है, फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम सीक्वेंस -1 की पावर n फ्राम 1 टू इन्फिनिटी एक परिमित दोलायमान अनुक्रम है, फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हियर गिवन दैट, यहाँ दिया है, क्या दिया है, एक अनुक्रम, क्या दिया है अनुक्रम, n फ्राम 1 टू इन्फिनिटी के स्थान पे -1 की पावर n फ्राम 1 टू इन्फिनिटी, तो n इज इक्वल टू क्या है, -1 की पावर n।
लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यस एन, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 की पावर n। तो क्या लिखेंगे? देखो इसका मान दो तरीके से आएगा। n के स्थान पे विषम संख्या रख दो, 1 है तो -1 की घात 1 तो -1 ही रहेगा, पर n के स्थान पे सम संख्या रख दो तो इसका मान 1 हो जाएगा। जैसे -1 की घात 2 हो तो कहते -1 गुणे -1 तो 1 न हो जाएगा धनात्मक, तो यहाँ पे +1 भी होगा, 1 है। तो लिखो जब n विषम हो, जब n विषम हो, तो जब n विषम रहेगा तो इसका मान -1 आएगा, और जब n सम हो तो इसका मान +1 आएगा। तो देखो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आती है, -1 भी आ रही है और +1 भी आ रही है। n के स्थान पे 1 रख दो तो -1 की घात 1 तो -1 ही रहेगा, और n के स्थान पे 2 सम संख्या रख दो तो -1 को 2 बार गुणा करोगे, हाँ, तो -1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये स्कूटी आप क्या है? कौन स्कूटी? वो काली वाली। हाँ छपाई चालू है। हाँ, स्कूटी अब इधर ले लो, वहाँ छपाई चालू है तो कचरा पड़ जाएगा, इस सामने खड़ा कर दो। जैसे हम -1 की पावर n के स्थान पे मान लो विषम संख्या रखोगे, जैसे -1 की पावर 1 रख दिए तो -1 ही रहेगा, -3 कर दोगे तो -1 का गुणा 3 बार ना होगा, -1 का गुणा 3 बार होगा तब भी -1 आएगा। -1 की पावर 5 कर दिए तब भी -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 तब भी -1 आएगा। लेकिन -1 की पावर 2 कर दिए तो इसका मान -1 गुणे -1 तो क्या होगा, माइनस प्लस ना हो गया। -1 की पावर 4 है तब भी +1 आएगा, -1 की पावर 6 है तब भी +1 आएगा, -1 की पावर 8 है तब भी +1 आएगा। तो वही तो बोला गया कि जब n का मान सम संख्या रहेगा तो इसका मान +1 आएगा, और जब n का मान विषम संख्या रहेगा तो उसका मान -1 आएगा। समझ गए? तो यहाँ देखते हैं कि इस अनुक्रम की सीमा निकालते हैं तो +1 भी आता है, -1 भी आता है। एक ही सीमा नहीं है, 2 सीमा है, अद्वितीय सीमा होती है। एक ही सीमा होती तो क्या कहते हैं, अभिसारी, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, परिमित दोलायमान। क्या बोलेंगे? फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस, परिमित दोलायमान अनुक्रम। तो यहाँ हम देखते हैं कि अनुक्रम Sn, यहाँ हम देखते हैं कि अनुक्रम -1 की पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी की सीमा परिमित तो है, किंतु अद्वितीय नहीं है, किंतु अद्वितीय नहीं है। अतः यह अनुक्रम परिमित दोलायमान अनुक्रम है, परिमित दोलायमान अनुक्रम है। फाइनाइट OSCLLA ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है, फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन 5वां, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम, कल 3 सवाल बताए थे, अभी बताए थे, चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम क्या tan 2n-1/2 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक अपरिमित दोलायमान अनुक्रम है, एक अपरिमित दोलायमान
मान अनुक्रम है, एक अपरिमित दोलायमान अनुक्रम है, ठीक है। इनफाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस है, ओसिलेटिंग सीक्वेंस है। क्वेश्चन लिख रहे हो, इसके नीचे नहीं चुके ना। बहुत स्टूडेंट बोलते थे कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई। हमको बहुत साल ऐसा हुआ कि हिंदी मीडियम प्योर लड़के मिलते नहीं थे, सब इंग्लिश मीडियम मिलते थे। अधिकांश स्टूडेंट हिंदी मीडियम में है, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा हिंदी मीडियम, हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब देखो यहाँ पे करते तो है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भी कल डाल देंगे सर। हाँ, आज ही डाल देंगे, आज शाम तक में। एडिट भी करते हैं सर? हाँ, हो गया। एडिट कुछ नहीं करते, सीधे डाल देते हैं। काइन मास्टर से वो करते हैं सेविंग, ट्रांसकोडिंग और फिर डाल दिए। ज़्यादा टीम टाम नहीं बनाते, सीधे डालते हैं। जिसको फ़ायदा होगा तो होगा, नहीं तब क्या, मेरा नुकसान क्या हो रहा है। पढ़ा रहे हैं तो इसे डाल दिए, और ये सब करने का टाइम और नहीं मिलता हमको, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम ये एक अपरिमित दोलायमान अनुक्रम है। अब इस अनुक्रम की सीमा निकालते हैं। इस अनुक्रम की सीमा क्या होगी? अपरिमित होगी, लेकिन अद्वितीय न होगी। जिसकी सीमा अपरिमित हो, अपरिमित हो, अद्वितीय भी हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? अपसारी अनुक्रम। लेकिन इसमें दो सीमा रहेंगी, प्लस इन्फिनिटी होगी और माइनस इन्फिनिटी भी होगी। तो जब अनुक्रम की सीमा अपरिमित तो हो लेकिन अद्वितीय ना हो, तब क्या कहलाएगा? अपरिमित दोलायमान। इसके पहले देखिए परिमित था लेकिन अद्वितीय नहीं था, प्लस एक भी हो सकता है, माइनस एक भी हो सकता है, ये परिमित दोलायमान था। और यहाँ क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो अपरिमित है लेकिन अद्वितीय नहीं है। इसकी सीमा हम यही दिखाने वाले हैं। तो इसकी लिमिट निकालते हैं। हियर गिवन दैट, यहाँ दिया है Sn इज इक्वल टू क्या है? tan 2n-1/2। ये है अनुक्रम Sn, अनुक्रम का n पद। इसकी लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकालने तरीका क्या बताएं आपको? n टेंड टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn के स्थान पे क्या लिख दें? tan 2n-1/2, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। n के स्थान पे हम क्या रखते हैं? n के स्थान पे विषम संख्या रखते हैं। मान लो n के स्थान पे विषम संख्या रखते हैं, तो tan विषम संख्या 1 है, 2 गुणे 1 विषम संख्या 1 है कि नहीं है? -1/2। तो क्या होगा? 2 से 1 निकालो तो 1 आएगा। यहाँ ये पाई लिख लेना, पाई लिखना भूल गए, ऐसे पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? पाई। अब क्या होगा? tan 2 से 1 निकला तो 1 पाई बचा है, 1 पाई/2। तो tan पाई/2 का मान इन्फिनिटी होता है। अब n के स्थान पे सम संख्या रख देते हैं। मान लो अभी क्या रखे थे? विषम। सम संख्या रखते हैं, तो tan 2 × 2 और -1। ये क्या होगा? 2 अपान ये पाई। तो tan क्या होगा? 4 से 1 निकाल 3 पाई/2, 3 पाई/2, 3 पाई/2। और इसको रेडियन में दिया था, इसको डिग्री में बदलते हैं। तो 3 पाई/2 को क्या करेंगे? 180/पाई कर दिए, पाई कट गया। ये क्या आएगा? 90, 90 त्याई 270। 270 को क्या लिख सकते हैं? tan 180 + 90, tan 180 + 90, tan 180 + 90 किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? इसका मान आएगा tan 270 का मान होता है, उसे मान निकालोगे तो -इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इसका मान tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी, और tan 270 का मान होता है -इन्फिनिटी। तो यहाँ देखते ये हैं कि जब n का मान हम सम संख्या लिए, विषम संख्या लिए, तो इसका मान +इन्फिनिटी आया। और जब n का मान क्या लिए?
n का मान सम संख्या लिए तो माइनस इन्फिनिटी आया। तो अपरिमित तो है लेकिन अद्वितीय नहीं है, अपरिमित है लेकिन अद्वितीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा कि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, दोनों आ सकता है, प्लस इन्फिनिटी भी और माइनस इन्फिनिटी भी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आगे, यहाँ लिख देना इन्फिनिटी जब n क्या हो, विषम हो, जब n विषम, विषम यानी आड। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी जब n सम हो, सम का मतलब इवन। ठीक है, तो दोनों की लिमिट परिमित है लेकिन अद्वितीय नहीं है, परिमित है किंतु अद्वितीय नहीं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि अनुक्रम की सीमा, यहाँ हम देखते हैं कि अनुक्रम की सीमा अपरिमित तो है, अपरिमित तो है किंतु अद्वितीय नहीं, किंतु अद्वितीय नहीं। इसलिए यह अनुक्रम, इसलिए यह अनुक्रम tan 2n-1 π/2 एक n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अपरिमित दोलायमान, अपरिमित दोलायमान अनुक्रम है, अपरिमित दोलायमान अनुक्रम है, अपरिमित दोलायमान अनुक्रम है। क्या है, मान अनुक्रम, अपरिमित दोलायमान अनुक्रम। इनफाइनाइट ओसिलेटिंग, इनफाइनाइट OSCILLATING ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस है इनफाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस। लिख लिए। अब एक थ्योरम लेकर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा क्या होती है, अद्वितीय। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सीमा, सीमा यानी लिमिट की सीमा, सीमा मीन्स लिमिट, सीमा अद्वितीय होती है। अद्वितीय यानी यूनिक, अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, केवल एक सीमा होती है, एक से अधिक नहीं। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। ठीक है ना, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है। तो क्या लिखोगे, माना Sn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम है। तो हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि इस अनुक्रम की सीमा, इस अनुक्रम
की सीमा यूनिक है, अद्वितीय है, सीमा अद्वितीय है, केवल एक है। तो इस अनुक्रम की सीमा हम दो ठो मानकर चलें, L1 और L2। तो सिद्ध करने की L1 बराबर L2, इसका मतलब सीमा एक है, जो L1 है वही L2 है, जो L2 है वही L1 है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना कि सीमा एक है, पर मान कर क्या चल रहे हैं, दो। जब दो मान कर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, दो का मान चल, दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे। तो इसका मतलब जो L1 है वही L2 है, जो L2 है वही L1। ठीक है, तो माना Sn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी की दो सीमाएं L1 व L2, L1 व L2 हैं। तब इस अनुक्रम की सीमा अद्वितीय सिद्ध करने के लिए, अद्वितीय सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा क्या दिखाना होगा कि L1 बराबर L2, L1 बराबर L2। ये जो L1 बराबर L2 दिखा दें तो इसका मतलब सीमा क्या है, अद्वितीय है। ठीक है, जो L1 है वही L2 है, जो L2 है वही L1 है, अलग अलग नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम। ठीक है, तो ये देखो, इस अनुक्रम की सीमा अद्वितीय सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि L1 बराबर L2। ठीक है, तो जब अनुक्रम लिखो, जब अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम कौन अनुक्रम, Sn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी की सीमा यानी लिमिट L1 है, तब एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 के संगत एक धन पूर्णांक m बिलोंगिंग n का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार से होगा कि Sn माइनस L1 का निरपेक्ष मान लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 ना लिखा करो, यहाँ एप्सिलॉन भर लिखे रहो। तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धन पूर्णांक m बिलोंगिंग n का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि Sn माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। इसको लिख लो समीकरण नंबर 1, कथन 1 लिख लो। समीकरण नहीं कहेंगे क्योंकि लेस देन चिन्ह लगा, बराबर चिन्ह लगा हो तब समीकरण कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया, कथन 1। यहाँ से लिख देते हैं, चाहे यहाँ लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट, कथन फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, जब अनुक्रम की सीमा, अभी L1 माने हैं, इसी बार L2 के लिए भी लिखो। जब अनुक्रम की सीमा जब अनुक्रम की सीमा
एस एन एन फ्राम 1 टू इन्फिनिटी की सीमा EL2 है, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धन पूर्णांक m बिलोंगिंग n का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि किस प्रकार से होगा ASN माइनस AL2 का निरपेक्ष मान इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल AN बिलोंगिंग n इज ग्रेटर देन और इक्वल m ये वाला भी हटा दूं, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। लिख ले इसको। जी सर। अब क्या करोगे, अब हम निम्न पर विचार करते हैं। किस पर? L1 माइनस L2 के निरपेक्ष मान पर। देखो L1 माइनस L2 का निरपेक्ष मान यदि 0 दिखा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा L1 बराबर L2। देखो L1 माइनस L2 का निरपेक्ष मान 0 दिखा दिए तो इसका मतलब L1 बराबर L2। तो हम इसी पर विचार करते हैं। हमारा मकसद ये है कि L1 माइनस L2 किसी तरह से 0 दिखा दें। L1 माइनस L2 क्या दिखा दें? किसी तरह से 0। तो क्या करेंगे हम? अब हम निम्न पर विचार करते हैं। अब हम निम्न पर विचार करते हैं। लेट अस कंसीडर L1 माइनस L2 के एब्सोल्यूट वैल्यू पर, L1 और L2 के निरपेक्ष मान पर विचार करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें? इसी को लिख सकते हैं L1 माइनस SN जोड़ दिए तो SN घटा दिए तो SN जोड़ भी दिए। अब माइनस L2 पहले से है, अनिरपेक्ष मान लगा ही लो। ठीक है। L1 माइनस SN, जो L1 था तो L1 सीधे उतार लिए, फिर SN हम घटा दिए तो SN जोड़ भी दिए, अब माइनस L2 को उतार दिए। वही चीज़ ना की। अगर इसको हम यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक फार्मूला आप जानते हो कि A प्लस बी का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ बी। A प्लस बी का जो मॉड होता है अलग अलग मॉड कर दोगे तो लेस देन आर इक्वल हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे दो पद हैं, एक है L1 माइनस SN और एक है SN माइनस L2। इसको अलग अलग कर देंगे तो चिन्ह कौन लग जाएगा? लेस देन आर इक्वल वाला, ये वाला चिन्ह लगा देते हैं सरसमिका। तो क्या लिख दोगे? L1 माइनस L2 का निरपेक्ष मान बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? L1 माइनस SN SN माइनस L2, ऐसे इसको लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल। अलग अलग करने वाले हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? L1 माइनस SN का निरपेक्ष मान, फिर SN माइनस L2 का निरपेक्ष मान, ये वाली सब समीका लगा दिए। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम? L1 माइनस L2 का निरपेक्ष मान इज लेस देन आर इक्वल। इसका क्रम भी बदल सकते हैं। देखो A माइनस बी का मॉड बराबर होता है B माइनस A का मॉड। A माइनस बी का मॉड बराबर होता है B माइनस A का मॉड। तो यहाँ L1 माइनस SN है तो हम SN माइनस L1 लिख सकते हैं। क्या लिख दें? SN माइनस L1 का निरपेक्ष मान, और इसको SN माइनस L2 तो लिखे ही रहेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए। कथन एक को देखो, यहाँ देखो SN माइनस L1 इससे बड़ी राशि है एप्सिलॉन बाई 2 और इससे बड़ी राशि है एप्सिलॉन बाई 2। तो इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख रहे हैं एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ, और इसके स्थान पे एप्सिलॉन बाई 2 रखेंगे तो यहाँ भी तो बराबर होने का चांस है। लेकिन जब इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख देंगे तो ये ऑलरेडी इस साइड की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। देखो अभी तो बराबर होने का चांस है जब ये है, और अब हम इसके स्थान पे मान लो यहाँ 15 था, यहाँ पर 20 था, तो 15 के स्थान पे हम 20 लिख दिए, 20 के स्थान पे 25 लिख दिए, तो निश्चित रूप से इस वाली राशि क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। जब मान लो यहाँ 15 लिखा है और यहाँ 20 लिखा है
तो ये बराबर भी होने का चांस है कि ये पक्ष इसके बराबर हो जाए। मान लो ये 35 भी है, ठीक है, तो बराबर भी है कि नहीं है, 20 15 35, ये 35 बराबर 35 भी है, ठीक है। लेकिन अभी हम 15 के स्थान पे 20 लिख दिए और 20 के स्थान पे 25 लिख दिए, तो 20 और 25 45 ना हो गया, तब तो 35 से बड़े हो जाएगा ऑलरेडी, हैं? पहले तो बराबर होने का चांस था, लेकिन जब इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख देंगे तो इस साइड की वैल्यू बड़ी ना हो जाएगी। तो हम क्या लिख रहे हैं, पहले ये था तो बराबर होने का चांस था, लेकिन इसके स्थान पे हम इससे बड़ी राशि लिख रहे हैं ना। देखो यहाँ SN माइनस L1 से बड़ी राशि क्या है, ε/2, तो इसके स्थान पे हम ε/2 लिख देंगे और इसके स्थान पे भी क्या लिख देंगे, ε/2। तो जब इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दिए, इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दिए, तो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी बड़ी ना हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी से। तो क्या लिखेंगे, कथन 1 और कथन 2 को प्रयोग करते हैं यहाँ। तो यहाँ कथन 1 और 2 को प्रयोग करने से क्या मिलेगा, L1 लिख दोगे, L1 और माइनस L2 इज लेस देन, ये हो जाएगा ε/2 और ये हो जाएगा ε/2। लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम स्टेटमेंट्स कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 के प्रयोग से, कथन 1 व 2 के प्रयोग से। अब क्या मिल गया, L1 माइनस L2 का निरपेक्ष मान इज लेस देन, अभी ε/2 2 बार है, इसका LCM 2 आया, तो ε प्लस ε ना हो गया, तो क्या होगा, L1 माइनस L2 का निरपेक्ष मान इज लेस देन 2ε/2, 2 कट गया, तो ये क्या होगा, L1 माइनस L2 का निरपेक्ष मान इज लेस देन ε। चूँकि ε अति सूक्ष्म धनात्मक राशि है, अति सूक्ष्म धनात्मक राशि है, तो क्या लिखोगे, चूँकि ε अति सूक्ष्म धनात्मक राशि है, इसलिए ε टेंड टू 0 लेने पर, इसको 0 के बराबर भी मान सकते हैं, बहुत छोटी राशि है, तो ε टेंड टू 0 लेने पर तब क्या हो जाएगा, ये L1 माइनस L2 का जो निरपेक्ष मान है वह 0 की ओर अग्रसर होगा। तो L1 माइनस L2 का निरपेक्ष मान 0 मान सकते हो। अब निरपेक्ष मान की परिभाषा पढ़ो कि मॉड ऑफ S का मान 0 होता है जब S का मान 0 है। तब इसका मान जब 0 है तो इसका मतलब L1 माइनस L2 0 होगा। तो क्या होगा, इम्प्लाइज L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज L1 बराबर L2। तो दो सीमा मान तो दोनों सीमा बराबर आ गए, इसका मतलब जो L1 है वही L2 है, जो L2 है वही L1। तो अब सारी अनुक्रम की सीमा क्या हो गई, अद्वितीय। अब सारी अनुक्रम की सीमा क्या हो गई, अद्वितीय। ठीक है, क्योंकि हम दो सीमा माने थे कि L1 और L2 है, लेकिन अंत में सिद्ध होगा कि L1 L2 के बराबर है। तो L1 L2 के बराबर आना क्या साबित करता है कि सीमा एक है, हम L1 L2 में कोई अंतर नहीं है, चाहे राम को मानो चाहे कृष्ण को। ठीक है, तो एक ही हैं, वो दोनों विष्णु भगवान हैं, चाहे राम के रूप में मानो चाहे कृष्ण के रूप में। उसी प्रकार अनुक्रम की सीमा है एक है, लेकिन हम सीमा क्या मान लिए थे, दो सीमा है, L1 भी है और L2 भी। अंत में हम ये सिद्ध कर दिए कि L1 L2 के बराबर है। इसका मतलब L1 का मान 5 आता है तो L2 का मान भी 5 रहेगा, तो सीमा तो एक है ना हुई कि दोनों बराबर हैं। तो अतः प्रमाणित हुआ कि अब सारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। अतः प्रमाणित हुआ, अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा, प्रत्येक अभिसारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, अद्वितीय होती है। ये हमेशा आती है, 25 साल 30 साल सन लिखा होगा। अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है।
ईच कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है। ईच कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक। प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक अवसारी अनुक्रम की सीमा क्या होती है? अवसारी अनुक्रम की सीमा क्या होती है? अद्वितीय। पिछली बार पहले यहाँ फिल्टर दिया था सिद्ध करने के लिए आया था। हाँ। उसको लगाया नहीं था सर, तभी आया नहीं था उसमें। हाँ। पर आपके ज़माने में आ ही गए। जी सर, पहली बार आया था। तो यार पढ़ने के लिए गए थे। वो पढ़ा